हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैदिक एज, और वैदिक एज का ये होगा हमारा पार्ट 3। हिस्ट्री ऑप्शन का वीडियो बहुत दिनों बाद अपलोड किया जा रहा है। हालांकि हमारा ऑलरेडी अभी ऑप्शनल की अगर हम बात करें, हिस्ट्री ऑप्शन की बात करें, तो जो हमारा शाम को चल रहा है मिडाइवल हिस्ट्री, तो मिडाइवल हिस्ट्री को हम लोग ऑप्शनल के जैसा ही पढ़ रहे हैं, पूरा ऑप्शनल को लेके चल रहे हैं। क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री के लिए स्पेशल हम ऑप्शनल का क्लासेस नहीं लगाने वाले हैं। हम वहीं पर पूरे डिटेल में ऑप्शनल को लेके, आंसर राइटिंग को लेके हम वहीं पे शाम वाले क्लासेस 8:30 बजे क्लास है उसमें हम करें, ठीक है। तो वहाँ पे मिडाइवल का 4 वीडियो हुआ है, तो जो लोग ऑप्शनल का प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं तो मिडाइवल को वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है फिर वो जिनको अगर ऐसा लगता हो कि एंसेंट खत्म करने के बाद ही मिडाइवल पे जाएंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एंसेंट का एक सीरीज चल रहा है, हमने अभी इंडस खत्म किया है, वैदिक पे हमने 2 लेक्चर किया है, तो ये वैदिक एज पे तीसरा लेक्चर है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। छोटा वीडियो होगा ये, 35 से 40 मिनट का वीडियो होगा। फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे, इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था वैदिक सभ्यता का। इकोनॉमिक पढ़ेंगे इसका, फिर सोशल पढ़ेंगे, स्टेटस ऑफ वुमेन पढ़ेंगे, ठीक है। सबका सेपरेट वीडियो बना देंगे 40-40 मिनट का। तो अभी वैदिक एज पे कम से कम 6-7 वीडियो, एटलीस्ट कम से कम 6-7 वीडियो आएगा, ओके। तो जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे इस मंथ के अंदर, हम लोग पूरे वैदिक सभ्यता को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रहे कि आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है कि अभी हम लोग इतने दिनों में मात्र 2 चैप्टर ही खत्म करेंगे। तो क्योंकि देखिए हम अभी मिडाइवल को लेकर चल रहे हैं, तो जितने दिन में मिडाइवल हमारा खत्म होगा उतने दिन में हमारा इधर एंसेंट भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि एंसेंट में ऑलरेडी मौर्यन एम्पायर की बात करें, उसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज मैंने मेंस वाला पढ़ा दिया, ठीक है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे बचेंगे जहां पे मुझे ऑप्शनल के पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एंशिएंट और मिडाइवल दोनों एक बार खत्म होगा, 2-3 महीने के अंदर जब भी खत्म हो, दोनों एक बार खत्म होगा। फिर मेन फोकस हमारा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे, भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, कहाँ कहाँ वैदिक सभ्यता का विस्तार रहा, कितने एरिया में फैला था, तो उनकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ध्यान से पूरे को नोट्स बनाना है, हर एक वीडियो जितना भी अभी तक हुआ है सबका नोट्स बनाइए। सब में मैंने मॉडल क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो उन मॉडल क्वेश्चंस को भी हमेशा देखते रहना है, ओके। आइए तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को। देखिए ज्योग्राफिकल नॉलेज ऑफ वैदिक आयरन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे मेन जो सोर्स कौन है भैया, हमारा ऋग्वेद। पहले हम ऋग्वेद की बात करें, पहले हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, पहले हम लोग पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं, पहले हम ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं। 2 भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, हर चीज को 2 भाग में पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज का कहां से कहां तक ज्योग्राफिकल भौगोलिक विस्तार रहा, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद से। मेनली ऋग्वेद से ही मिलेगी जानकारी, इस चीज का बात ध्यान रखें। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत ही कम है, आपके पूरे लिटरेरी सोर्स पे डिपेंड हमें होना पड़ता है वैदिक पीरियड के ऊपर, ठीक है। तो हम उस चीज को देखते हैं। तो ऋग्वेद में एटलीस्ट अगर हम बात करेंगे तो एटलीस्ट 42 रिवर्स का, 42 नदियों का जिक्र है, ओके। जिसमें एटलीस्ट 20 नदियों का, 19 से 20 नदियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया, मतलब सही तरीके जो आज भी हमारा है, ठीक है। 42 नदियों का जिक्र है, तो उन नदियों से हमें जानकारी मिलता है कहाँ कहाँ तक पहुंच था वैदिक आर्यंस का, ठीक है। तो उन चीज को हम लोग देखेंगे। सोर्स क्या हमारा रिवर है, और उससे और भी कोई जो ऋग्वेद के अंदर रेफरेंसेस दिए गए हैं, ऋग्वेद के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किए गए पहाड़ों के लिए, समुद्र के लिए, तो उनसे हमें जानकारी मिलता है कि वैदिक आर्यों का कहां से कहां तक रहा, ठीक है। समझ रहे बात को। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस उतना ज्यादा जरूरत नहीं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़े थे, तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखे थे कि जहां जहां पे उस तरह के बिल्डिंग मिले, तो वहां मैंने बताया, हम लोग समझे कि नहीं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यहाँ से आता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हम ऋग्वेद से ही हमें जानकारी मिलेगा अर्ली वैदिक एजेस का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। After entering in the Indian subcontinent, the Vedic Aryan got settled into the Sant Sandhav region, ठीक है। सप्त मैंने हिंदी में भी आज चीजों को स्लाइड को रखा है, पूरे हिंदी में और इंग्लिश में, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। जैसे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वैदिक आर्यन का माइग्रेशन होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, तो सबसे पहले वो जो बसते हैं जिस एरिया में जहाँ पे पानी वानी का व्यवस्था रहता है, वो है सप्त सैंधव रीजन। सप्त सैंधव रीजन में 5 ट्रिब्यूटरी थे हमारे सिंधु घाटी से, सिंधु नदी का 5 ट्रिब्यूटरी और एक सिंधु नदी, 6 हो गया। और सरस्वती नदी को मिला के इन 7 नदियों के आसपास ही पहले लोग बसे, ठीक है। ये 7 नदी देख सकते हैं, सबका पुराना नाम क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है।
तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहले बसते हैं, फिर वहां से आगे इन लोग निकलते हैं। ठीक है, वहां से आगे निकलते हैं, जब समझ रहे हैं बात को। तो इन अलग अलग नदियों का नाम वही हमें हेल्प करता है। जैसे कि पहले नदियों का नाम क्या था, आज नदियों का नाम क्या, तो हमें कहीं ना कहीं इंडस नॉट अर्ली वैदिक जो कल्चर है उसका ज्योग्राफिकल नॉलेज क्या है, कहाँ तक वो फैले थे, उन्हें हमें नदियों से ज्यादा जानकारी हमें मिलता है। समझ रहे बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए। तो ये नदियां कौन कौन सी आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपका जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, फिर सिंधु हो गया और हमारा सरस्वती नदी हो गया। ठीक है, तो ये सारी नदियां हैं जिन्हें सप्त सैंधव रीजन बोला गया, सप्त सैंधव प्रदेश बोला गया। तो अभी आप लिखे तो उन सातों नदियों का चर्चा जरूर के, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, झेलम एंड सरस्वती रिवर, और सिंधु नदी तो हो गई। सर बात को, तो ये भी इंडिकेट करता है, ये सारी चीजें ये भी इंडिकेट करता है कि वैदिक आर्यन पंजाब और राजस्थान वाले एरिया में रहा। घाघरा रिवर, जो घाघरा हक्कर रिवर, जो सरस्वती रिवर की बात करते हैं, तो पहले घाघरा हक्कर रिवर उससे आज तुलना किया था। तो ये जो एरिया देख सकते हैं, ये देख एरिया डिजर्ट आप देखो दिखाई पड़ रहा है। देख सरस्वती नदी की बात करेंगे तो राजस्थान वाला एरिया में आपको दिखाई पड़ता है। पंजाब की बात करेंगे तो ये सारे जो एरिया आप देख सकते हैं, ब्यास, सतलज, ये सारे पंजाब के क्षेत्र में। तो पंजाब तो अर्ली वैदिक के जो आर्यंस रहे हैं वो पंजाब और राजस्थान वाले एरिया में रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। रिवर सरस्वती मेंशन फॉर द मैक्सिमम टाइम इन द ऋग्वेदा। सरस्वती नदी की चर्चा सबसे ज्यादा है, 72 बार। कितना बार चर्चा है? 72 बार। जो सरस्वती नदी की चर्चा 72 बार है, तो आप ये सबसे ज्यादा जरूरत हो जाता है कि सरस्वती नदी घाटी जो है वो मेन रीजन था, कोर रीजन था अर्ली वैदिक का। कहाँ था? कोर रीजन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, अर्ली वैदिक जो आर्यंस रहे हैं वो सरस्वती नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में ज्यादा है, इसलिए सरस्वती नदी का चर्चा हमें ऋग्वेद में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। और सरस्वती नदी सबसे ज्यादा पवित्र नदी भी माना जाता है। इस चीज को आप लोग को समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं आगे, ये यमुना का उल्लेख 2 बार है, गंगा का उल्लेख 1 बार। इट मीन्स कि गंगा के आसपास वाला क्षेत्र में अर्ली वैदिक आर्यन बहुत ही कम एक बार गए होंगे, हो सकता है उनका बाउंड्री होगा। ठीक है, उनका बाउंड्री होगा। जैसे कि हम आज अगर हम बात करते हैं, बिहार का एग्जाम्पल ले लेंगे, तो हम बिहार के एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग जैसे कि झारखंड की बात करेंगे। जैसे कि अगर हम एक छोटे से एरिया में अगर हम बिहार में रहते हैं तो बिहार के हर एक जिले का हमें नाम पता होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा यूपी की बढ़ेंगे, यूपी में 1-2 जिले का नाम होगा। अभी तो हालांकि हम लोग को जीएस पढ़ना होता तो हम लोग सब कुछ याद रखते हैं, लेकिन अगर हम एक देखा जाए तो 1-2 एरिया का नाम जनगाए रखे हैं, तो क्या है वो हमारा बाउंड्री हमारे बहुत से दूर है, या हमने कहाँ पर वहां पे गया तो हमने बनारस का नाम याद रखा। उसी तरह से यमुना और गंगा का उल्लेख इतना कम है, और कम रहने के कारण पीछे ये कारण है कि कहीं ना कहीं वहां पे बहुत ही कहने का मतलब कम बार पहुंचे लोग, और हो सकता है कि उतना ज्यादा इन लोग सिग्निफिकेंट रिवर भी नहा रहा हो अर्ली वैदिक एज के लोगों का। ठीक है, अर्ली वैदिक एज के लोगों के लिए गंगा और यमुना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा हो, और वहां तक उनका कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंड बाउंड्री हो, बाउंड्री वहां पर खत्म होता होगा। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। मेंशन ऑफ ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त रीजन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलता है। जो आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं सरस्वती नदी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए देख सकते हैं दृष्टवती रिवर। ठीक है, दृष्टवती रिवर है, ध्यान रखिएगा। तो दृष्टवती रिवर है और सरस्वती रिवर है, और ऊपर देखिए सतलज। तो सतलज वाला क्षेत्र है, सतलज वाला जो क्षेत्र है, और नीचे यमुना, आप इधर देख सकते हैं यमुना रिवर। तो इस सतलज वाला और यमुना रिवर के बीच वाला जो क्षेत्र उसको ब्रह्मवर्त प्रदेश बोला गया। क्या बोला गया? ब्रह्मवर्त प्रदेश बोला गया। और ब्रह्मवर्त प्रदेश का बारे में बहुत ज्यादा आपको ऋग्वेद के अंदर आपको मिलता है। ब्रह्मवर्त प्रदेश के बारे में ऋग्वेद में जानकारी मिलता है। तो ब्रह्मवर्त रीजन भी एक तरह से अर्ली वैदिक एज का एक तरह से आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइगर इज नॉट मेंशन, ऋग्वेद में पूरा पढ़ेंगे, जानवरों का नाम है, गाय का नाम है, लेकिन टाइगर का नाम नहीं है। तो टाइगर का नाम नहीं, और उसमें अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, अभी भी अगर हम बात करते हैं तो टाइगर कहाँ पाया था? टाइगर आप देख सकते हैं कि इधर आपका सुंदरबन डेल्टा है, बंगाल की तरफ टाइगर पाया था। तो इससे ये जानकारी होता है कि जो अर्ली वैदिक के लोग रहे हैं वो ईस्टर्न इंडिया नहीं पहुंच पाए। अर्ली वैदिक की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वैदिक की नहीं। तो अर्ली वैदिक के जो लोग रहे वो ईस्टर्न इंडिया तक नहीं पहुंच पाए। इट मीन कि वो पूर्वी भारत तक नहीं पहुंच पाए थे अभी अर्ली वैदिक के टाइम में। मैंने मैप शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया भी था कि जैसे कि अगर ये मैं अगर मैप बना दूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं मैप बनाता हूं तो देखिए ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ तक था। फिर देखिए जब ये वैदिक पीरियड आएगा तो इस एरिया में बसेगा, फिर
लेटर वैदिक में ये गंगा यमुना दोआ में कहने का मतलब कि आता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो टाइगर का मेंशन नहीं होने के कारण हम ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने ईस्टर्न इंडिया के फॉरेस्ट तक, जंगलों तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहीं पे टाइगर पाया जाता। ठीक है, आर्यन वर अवेयर ऑफ हिमालय, हिमालय के बारे में उन्हें जानकारी था। क्यों? क्योंकि एक मंजूबत पर्वत आपका कहने का मतलब कि ऋग्वेद में उल्लेख है मंजूबत पर्वत का, और मंजूबत पर्वत का उल्लेख जो रेफरेंस दिया गया है वो हिमालय से तुलना किया गया। क्यों? क्योंकि मंजूबत पर्वत से एक तरह का पेय पदार्थ पीने वाला सोमा, जो इंद्र जिसको पीते थे, सोम पौधा का उल्लेख किया गया जो मंजूबत पर्वत पर ही पाया था, और उस सोम से सोमरस जो पेय पदार्थ था, सोमरस जो कि एक मादक पदार्थ था, वो निकलता था। तो इसलिए जो मंजूबत पर्वत है उसका अगर हम बात करेंगे हिमालय से किया गया, तो हिमालय का जानकारी इन्हें था। आप थोड़ा सा मैप को अपने दिमाग में रखिए कि हिमालय तक पहुंच रहे हैं ऊपर, इधर इधर गंगा यमुना के पास में पहुंच चुके हैं, इधर पंजाब वाला क्षेत्र में ये पहुंच चुके हैं। आंख बंद करके चीजों को रियलाइज करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या इसका मैप है। ठीक है, मैप खुद आप बना दीजिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वर्ड समुद्र मेंशन इन द ऋग्वेद। देखिए, समुद्र शब्द का उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, समुद्र शब्द का उल्लेख है ऋग्वेद में, लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने नॉर्दर्न प्लेन में बहुत ज्यादा पानी देखा। उत्तरी मैदान में इन्होंने बहुत ज्यादा पानी देखा। तो उत्तरी मैदान में गंगा नदी है, हो सकता है गंगा नदी को देखा होगा तो इन्होंने समुद्र नाम कर दिया, जो भी नाम है, बहुत ज्यादा पानी देखा समुद्र नाम कर दिया। हालांकि इन्होंने, क्योंकि आप अगर आप देखते हैं तो ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाए थे, तो इसलिए नॉर्दर्न प्लेन में जो बहुत सारी नदियों को देखा इन्होंने, तो उन नदियों को समुद्र बोले, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट ह्यूज अमाउंट में इन्होंने पानी को देखा, तो इसलिए क्या कर दिया, इनको समुद्र नाम कर दिया। ठीक है, समुद्र से ये मेंशन नहीं होता है कि इन्हें समुद्र के ज्ञान था, ये अरब सागर या बंगाल खाड़ी को जानते थे। अर्ली वैदिक, कौन? अर्ली वैदिक। ओके, ये अर्ली वैदिक हो गया। लेकिन देखिए, लेटर वैदिक की बात करें, उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, तो वैदिक कल्चर फिर ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाने लगा। अब यहाँ तक तो पूरा फैल है। अभी मैं अगर मैं बनाऊं, अगर देखिए, अगर यहाँ पर तो मैं है ही नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। अगर देखिए, अगर आप इस तरह से देखते हैं, अभी ये गंगा नदी आप देख सकते हैं, गंगा नदी है, ठीक है, यमुना नदी आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ तक ये वाला एरिया इनका कोर रीजन हो चुका है, यहाँ तक ये पूरे अच्छे से पहुंच चुके हैं। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि देखिए, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का खोज होता है, और आयरन का खोज होता है तो वृक्षों की कटाई होती है जबरदस्त रूप से। ठीक है, वृक्षों की कटाई जबरदस्त रूप से होती है, वृक्षों को काटते हैं और ये अपने एरिया को बढ़ाते आते। तो इस तरह से ये कहाँ मिल रहे हैं? जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, तो गंगा यमुना दोआब की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये ईस्टर्न की तरफ मूव कर रहे हैं, और इन्हें धीमा धीमा पूरे इंटायर इंडियन लैंडमार्क्स के बारे में जानकारी मिल जाता है। ठीक है, तो अर्ली वैदिक के समय में देखेंगे कि इन्होंने पूरे एरिया में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के हर एक क्षेत्र को इन्होंने जाना। ठीक है, दक्षिण की बात हम नहीं करते, लेकिन यहाँ तक अभी पूरे जान चुके हैं। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक कल्चर के बारे में लिखा गया कि वैदिक कल्चर पूर्व की ओर बढ़े। शतपथ ब्राह्मण में ये सारे उल्लेख है, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड के जो ग्रंथ है उसमें ये सारा उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख हमें मिलता है, इसलिए हमें इस चीज के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अपने मन से चीजों को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज का लिटरेरी एविडेंस आपको देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, प्रिंस विदेहा माधवा, इन देखिए, एक ध्यान रखिएगा, इस शतपथ ब्राह्मण में एक राजकुमार का नाम है विदेह। ठीक है, विदेह मधावा। ठीक है, जो अपने पुजारी गौतम रघुना के साथ जंगलों को क्लियर किया, किसकी हेल्प से? अग्नि देवता की हेल्प से क्लियर किया, और जब से ही सदानीरा के पास आग पहुंचा, आग खुद ब खुद बुझ गया। सदानीरा गंडक नदी। ठीक है, और बोला गया कि ये एरिया जो है सुटेबल है हमारे वैदिक आर्यन के लिए, क्योंकि वो एरिया उससे बहुत ज्यादा फर्टाइल था। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ द रिवर, ठीक है, सदानीरा के पश्चिम, सदानीरा गंडक नदी के अगर पश्चिम अगर हम एरिया की बात करेंगे, गंडक नदी के पास पहुंच चुका है, तो यमुना और गंगा दोआब के पास पहुंच चुका। जो आप समझ सकते हैं कि जो गंडक नदी है, जो सदानीरा नदी है, वो आपके ये आप समझिए, अगर मैं मैप बनाऊं तो बिहार देखिए, गंगा नदी की सहायक नदी है, तो यहां तक पहुंच चुका है, बिहार वाला एरिया तक पहुंच चुका है। तो यूपी में तो कंफर्म, यूपी तक तो पूरा क्लियर फॉरेस्ट है, और यूपी तक कहने का मतलब कि जो अब है, जो आप शुरुआत में देख रहे थे कि पंजाब में था, राजस्थान में था, अब ये यूपी वाला एरिया पहुंच चुका, थोड़ा थोड़ा बिहार वाला, बिहार के पश्चिमी भाग तक ये पहुंच चुके हैं। ठीक है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है।
आगे चलते हैं। ये हिंदी में मैंने यहाँ पे चीजों को रख दिया, हिंदी जिनका है वो इनको पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। एक एक लाइन बाय लाइन नोट डाउन करेंगे, एक भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को यहाँ पे स्किप किया है, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में है रेफरेंस ऑफ ट्राइब्स, कुछ ऐसे जनजाति के बारे में, कुछ ऐसे ऋग्वैदिक ट्राइब के बारे में, सॉरी ऋग्वैदिक नॉट, मतलब कुछ ऐसे वैदिक ट्राइब के बारे में है जो ईस्टर्न इंडिया में रह रहे हैं, जैसे कि अंग, अंग एक तरह से अंग महाजनपद बाद में बना मगध, मगध में, ठीक है। तो ये तो आप देख सकते हैं कि भागलपुर वाला एरिया पहुंच चुके हैं। तो बिहार के आसपास में एरिया में अर्थवेद बारे में, अर्थवेद बिहार में ऋग्वैदिक आर्यनों का, सॉरी आर्यनों का मतलब सॉरी वैदिक आर्यनों का निवास स्थल के बारे में बता रहा है। देज, ध्यान रखिएगा, देज रेफरेंस सजेस्ट दैट वैदिक आर्यन अवेयर ऑफ इंटायर, अब देखिए ईस्टर्न इंडिया के बारे में पूरा जानकारी मिल चुका, पूरा जानकारी मिल चुका, ठीक है, क्योंकि बिहार तक पहुंच गया भाई। ओके, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज आर मेंशन इन द शतपथ ब्राह्मण में समुद्र के बारे में चर्चा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। अब देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात किया तो आप ही बताइए कि ईस्ट में अगर सी देखा हो तो बंगाली खाड़ी देखा होगा, और वेस्टर्न में सी देखा हो तो अरब सागर देखा होगा। तो अब इन्हें सही में सागर का जानकारी मिल चुका है, सर बात को, इन्हें सागर की जानकारी मिल चुका है। शतपथ ब्राह्मण मेंशन रिवर सदा नीरा एज ए बाउंड्री बिटवीन द स्टेट ऑफ कोसल एंड द विदेहा। देखिए कोसल जो राज्य है, विदेहा राज्य है, मैं भी आगे बताऊंगा कि ट्राइब्स क्या क्या होंगे, कौन कौन से राज्य थे। तो इन राज्यों का बाउंड्री के बारे में शतपथ ब्राह्मण बोला कि ये जो कोसल है, कोसल राज्य है, ये जो कोसल राज्य है और ये जो विदेह राज्य है, इनके बीच में कौन बाउंड्री बनाता है, किसके बारे में, तो सदानीरा मतलब गंडक के बारे में। ओके, तो देख सकते हैं कि यहां तक इन एरियाज तक ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को, आगे चलते हैं। कौस्तकी उपनिषद कंटेन रेफरेंस ऑफ द सॉदर्न माउंटेन। अब देखिए कौस्तकी उपनिषद में हमें एक दक्षिणी माउंटेन के बारे में, दक्षिणी पहाड़ के बारे में, दक्षिणी पर्वत के बारे में जानकारी मिल रहा है। और उसे अब देखिए दक्षिण में कौन पर्वत होगा भाई, दक्षिणी पर्वत विंध्य पर्वत होगा, ठीक है। अभी तो पूरे दक्षिण तो गए नहीं है, तो दक्षिण में विंध्य पर्वत के बारे में, तो विंध्य पर्वत के बारे में इन्हें जानकारी था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पूरे भारत को, पूरे इंडिया को पांच भागों में विभाजित कर दिया गया, 5 भागों में विभाजित कर दिया गया भैया। अब इस चीज को समझना है कि वो 5 भाग क्या है, समझ रहे बात को, चलिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो ये 5 भाग देखिए, उदीच्य, प्राच्य, प्राच्य मतलब पूर्वी हो गया, ओके, उदीच्य आपका वेस्टर्न इंडिया हो गया, ठीक है। यहां देख सकते हैं प्रातिच्य हो गया, ध्रुव मध्य मंडी मध्य देश के बारे में बोला गया, ठीक है। दक्षिणापथ दक्षिण भारत के बारे में बोला गया। तो इन एरियाज के बारे में, इन 5 एरियाज के बारे में लिखा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। भारत को, जो भारत है वो 5 एरिया में बटा हुआ है, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया। जब ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया तो कहीं ना कहीं उन्हें जानकारी होगा इन सारे एरियाज के बारे में, ठीक है। तो देज रेफरेंस कंफर्म दैट वैदिक आर्यन वर अवेयर ऑफ इंटायर इंडियन मेनलैंड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज में आर्यन हरेक पूरे भारत को जान गए थे, भारत के हर एक पार्ट को ये जान गए थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हिंदी में मैंने यहाँ पे चीजों को रख दिया तो आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन एरिया को जानते थे, कौन कौन राज्य, कौन कौन क्षेत्र को जानते थे, कैसे जानकारी मिलेगा। देखिए अगर ईस्ट अफगानिस्तान की बात करेंगे तो कुबा नदी का उल्लेख है, सुबास्तु नदी का उल्लेख है, कुरुम नदी का उल्लेख है और गोमती गोमन नदी का उल्लेख है। तो इन नदियों के उल्लेख से हमें जानकारी मिलेगा कि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में भी आर्यन बसे हैं। तो ये आपको रेफरेंस में लिखना पड़ेगा। सिंध पंजाब के क्षेत्र में अगर आपको बात करेगा तो आपको आप समझ सकते हैं कि सप्त सैंधव 7 नदियों के बारे में लिख दीजिए, आपको सिंध और पंजाब के बारे में जानकारी मिल जाएगा। ओके, ये सब देखिए, बितस्ता का नाम झेलम, झेलम का पुराना नाम बितस्ता था, अस्किनी चेनाब का था, पुरुषनी रावी का था, सतुदरी सतलज का था, बिपाशा ब्यास का था। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा राजस्थान वाला अगर हम बात करेंगे कि हरियाणा राजस्थान में किस तरह से हमें उल्लेख मिलता है, तो सरस्वती नदी जो हरियाणा घाघर हाकरा नदी से, दृष्टवादी नदी जिसे राक्षी और चितांग नदी बोला गया, तो राजस्थान वाला क्षेत्र में। तो और देखिए अगर हम बात करेंगे, एक चीज आप समझिएगा, एक धनव, ये आपको लिखना पड़ेगा। धनव शब्द का उल्लेख है हमारे ऋग्वेद में, और इस धनव शब्द का मतलब हो गया मरुस्थल। अब ये मरुस्थल शब्द का, मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में। तो ये धनव शब्द राजस्थान में वैदिक आर्यों के प्रजंस को बताता है, समझ रहे बात को। तो इन सारे चीजों को लिखना पड़ेगा, समझ रहे।
अब कश्मीर में देखिए मरु वृद्ध नदी के बारे में है, तो मरु वृद्ध नदी के बारे में जानकारी मिलता है, तो कश्मीर के क्षेत्र से हमें पता है कश्मीर तक फैला था वैदिक आर्यन। और अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो मंजुवत पर्वत भी तो है, मंजुवत पर्वत जो कि हिमालय, तो हिमालय कश्मीर में तो पाया जाता है, तो मंजुवत पर्वत भी हिमालय वाला क्षेत्र से जानकारी हमें मिलता है। पश्चिमी यूपी की बात करेंगे, यूपी के पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करते हैं तो यमुना हो गया, गंगा हो गया, सरयू हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया और सरयू होगा। समझ बात को, तो यहाँ तक ये ऋग्वेदिक आर्यों की बात करते हैं। गंगा यमुना और सरयू का उल्लेख बहुत ही कम है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद आर्यन जो है यहीं तक सीमित थे। आगे चल के फिर हम देखते हैं कि ये हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार तक फैलते हैं, तो बिहार तक फैलते हैं तो गंगा नदी, गंडक नदी के बारे में हम बात करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि सदर्न नदी, तो ये बिहार के क्षेत्र में फैल जाएंगे। ठीक है, जब ईस्ट और वेस्ट सी की बात करेंगे तो ये बंगाल के बारे में जानकारी नहीं मिल जाएगा। तो इन चीजों को आप लिख सकते हैं जब भी आपको पूछ दे कि ऋग्वेद जो है वो वैदिक आर्यों का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करता है, कहां से कहां तक, तो सारे रेफरेंसेस को लिखना पड़ेगा तभी कुछ होगा। अगर इन रेफरेंसेस को नहीं लिखते हैं देन आप कैसे कर पाएंगे, तो आप हर एक इन रेफरेंसेस को लिखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ रहे बात को, तो भौगोलिक प्रसार अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी अफगानिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, कश्मीर हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बंगाल, इन सारे एरिया तक ये सारी चीजें पहुंच चुके थे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में अगर वैदिक आर्यों का प्रसार की बात करेगा तो वो जैसे आप देख सकते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, शतपथ ब्राह्मण हो गया, अथर्ववेद हो गया, ठीक है, आपका कौशिकी ब्राह्मण हो गया। तो इन सारे कहने का मतलब हुआ कि इन सारे रेफरेंसेस को लिखना पड़ेगा कि कौशिकी ब्राह्मण में ये लिखा गया है, अथर्ववेद में ये लिखा गया है। तो इस तरह से अगर चीजों को आप लिखते हैं तभी आपका कहने का मतलब ये होगा कि सही होगा, मतलब पूरे अच्छे तरीके से आंसर सही हो पाएगा। ठीक है, जब भी आपको जैसे ऋग्वेद के बारे में बात करेगा तो इन चीजों को लिखेगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पे टिप्पणी कीजिए या क्रिटिकल एनालिसिस करिए। तो क्या करिएगा, आप लिखिएगा कि जेकर हम बात करेंगे ऋग्वेद में गंगा यमुना दोआब जो एक तरह से दक्षिणी सीमा बन चुकी थी, पूर्वी दक्षिणी सीमा बन चुकी थी, वही हम उत्तर वैदिक में देखते हैं कि जंगलों की कटाई हुई, लोहा का खोज हुआ, तो हमें बहुत सारे ग्रंथ उत्तर वैदिक ऐत्रेय ब्राह्मण है, ओके, तो उसमें ऊपरी दोआब मध्य भाग के बारे में बात किया गया है, कौशिकी ब्राह्मण है, अथर्ववेदा है, इन सारे में कहीं ना कहीं हमें वैदिक आर्यों का प्रसार पूर्वी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। यही हमने बताया, हम बताएंगे कौशिकी ब्राह्मण में हमें 5 भागों में पूरे भारत को बांटा गया है, तो उसमें हमें जानकारी मिलता है। सर बात को सरयू नदी के बारे में लिखना है, कौशल राज्य की स्थापना के बारे में लिखना है। ठीक है, तो काशी राज्य की स्थापना जैसे देखते हैं वर्णवती नदी के किनारे हो गया, सबरनीरा नदी के बारे में है जहाँ विदेह राज्य की स्थापना मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया था कि अग्नि देवता ने पूरा फॉरेस्ट को क्लियर किया और पूर्वी के क्षेत्र की तरफ बढ़ा। तो उन चीजों को आप लिख के ये सारे चीजों को आप कहने का मतलब कि आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अथर्ववेद मगध के बारे में चर्चा है, बिहार के बारे में चर्चा है, तो इस तरह चीजों को लिखेगा और ये आपका पूरा जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है इसके बारे में। अब देखिए ये देख सकते हैं कि अर्ली वैदिक के टाइम में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कोरु है, पंचाल है, कोसन है, विदेहा, देखिए यही विदेहा के पास देखेंगे कि सदानीरा नदी देखिए आएगा। तो ये सारे एरियाज आप देख सकते हैं। इस तरह से मैप का भी आप खुद से मैप बना सकते हैं, मैप में खुद को बना के खुद से सारे चीजों को डिनोट कर दीजिएगा, नदियों को डिनोट कर दीजिएगा, देन आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, छोटा वीडियो है लेकिन हमने एक टॉपिक को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, देखेंगे क्या रहा, राजनीतिक संरचना क्या रहा अर्ली वैदिक का, दोनों को तुलना करके अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक दोनों को मिला कर देखें क्या उनका ढांचा रहा, कबीलाई ढांचा था, किस तरह का उनका प्रशासनिक चीजें थी। तो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और वीडियो जल्दी आएगा, कल ही आ जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाना होगा तो हम जल्दी बनाएंगे, क्योंकि अभी कैसे भी करके हमें 1 से 2 वीक के अंदर मुझे वैदिक पीरियड खत्म करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल के समय, तब तक के लिए धन्यवाद।